Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हार और जीत का जो आंकड़ा रहेगा वो 50,000 वोटों से नीचे रहेगा। पिछले कई बार से जो यहाँ से सांसद रहे भाजपा के निहाल चंद मेघवाल, उनकी जीत जिस तरह से 4 लाख वोटों से अधिक, पिछली बार जो उनकी जीत थी वो 4 लाख मतों से ज़्यादा से वो विजयी हुए थे और 5वीं बार सांसद बने थे। इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर संगठन से जो प्रियंका बेलान थी उनको थमा दिया। निश्चित तौर पर भाजपा को इस बात का फायदा नहीं होता नजर आ रहा, क्योंकि भाजपा की इसके पीछे राजनीति थी अरोड़ा समुदाय और जो मेघवाल समुदाय एससी समुदाय है उनके वोटों को कंसोलिडेट करना, क्योंकि वो एससी वर्ग के परिवार की बेटी थी और अरोड़ा परिवार में इनकी शादी हुई थी। लेकिन वोटिंग के बाद में जिस तरह की जो एक राय सामूहिक तौर पर जो निकल के आई, उसमें भाजपा की जो ये रणनीति थी उसको उतना बेनिफिट होता हुआ नजर नहीं आया। नहीं, प्रचार में हल्की आप बता रहे हैं, लेकिन जो बातें हैं, जो मतदाता मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो मतदान के मुद्दे क्या रहे होंगे। आप बात करें विशेषकर जो कि अपना हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला जो कृषि प्रधान जिला माना जाता है, किसानों के आंदोलन हुए और इस बार अभी भी लगातार जारी है, तो कहीं क्या मानते हैं इसका प्रभाव यहाँ चुनावों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा जी। अब इस बार का चुनाव प्रतिशत घटा हुआ चुनाव प्रतिशत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए बहुत काम आ रहा है। वो अपनी जीत लोकसभा क्षेत्र से बिल्कुल तय मान रहे हैं। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा कार्यकर्ताओं का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो भाजपा के 10 साल का जो शासन रहा है, उस 10 साल के शासन में जिस तरह से इन्होंने 370 के दावे को हवा दी, या और जो अन्य इन्होंने जो हिंदुत्व के मुद्दे रहे हैं, या जो इनके कल्याणकारी जो मोदी सरकार अक्सर अपनी योजनाएं ग्रास रूट के लोगों के लिए बनाने का दावा करती है, उनके इम्प्लीमेंटेशन का दावा करती है, उसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता भी उत्साहित है। और सबका एक ही सुर में कहना है कि जब तक मोदी हमारे पास है हम नहीं हारेंगे और ये सीट भी हम उसी तरह जीतेंगे जिस तरह से पिछले 10 साल से हम केंद्र में स्थापित हैं। केंद्र की सरकार बनाने के लिए लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी है और राजस्थान में ये चुनावी चरण जो है पूरा हो चुका है। हम मौजूद हैं हमारे हनुमानगढ़ के स्थानीय पत्रकारों के साथ में, विश्लेषण करेंगे इस बार के जो चुनाव हुए हैं, लोगों ने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है, मतदान किया है और क्या उम्मीदें थी लोगों को, और हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर लोकसभा का क्या समीकरण रहने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष शर्मा जी। मनीष जी, आप बताएं इस बार जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, क्या लगता है लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या राय है? गुलाम नबी जी, इस बार जो चुनाव हुए हैं ये पिछले कई दशकों के अंदर होने वाला है, अपने आप में एक अनोखे चुनाव थे, क्योंकि इस बार के चुनावों के अंदर हनुमानगढ़ जो श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र है इसके अंदर जो वोटिंग हुई वो प्रथम चरण के अंदर हुई। प्रथम चरण के अंदर वोटिंग होने के चलते इस बार जो चुनावी माहौल, जो राजनीतिक जो उठापटक या राजनीतिक जो सरगर्मियां जिस स्तर पर पहुंचनी चाहिए थी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई। वोटर भी इस बार साइलेंट रहा। जहाँ यहाँ पे अक्सर भाजपा प्लस में रहती है, इस बार वो एज भाजपा को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो जो दोनों कैंडिडेट, दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट थे, दोनों ही स्थापित वोटर पॉलिटिक्स से नहीं थे, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से नहीं थे। इस बार जो समीकरण बने हैं वो सारे जो भाजपा कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उनमें भी उतना उत्साह इस बार की वोटिंग में देखने को नहीं मिला। तो जो अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट 4 जून को ही हकीकत में पता लग पाएगा कि रिज़ल्ट एक्चुअल में किसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन जितने लोग उतनी बात, कोई कांग्रेस को एज मिलता बता रहा है, कोई बीजेपी को एज मिलता बता रहा है। लेकिन अगर सामूहिक राय की बात करें तो सामूहिक राय के अंदर जो हार और जीत का जो आंकड़ा रहेगा वो 50,000 वोटों से नीचे रहेगा। पिछले कई बार से जो यहाँ से सांसद रहे भाजपा के निहाल चंद मेघवाल, उनकी जीत जिस तरह से 4 लाख वोटों से अधिक, पिछली बार जो उनकी जीत थी वो 4 लाख मतों से ज़्यादा से वो विजयी हुए थे और 5वीं बार सांसद बने थे। इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर संगठन से जो प्रियंका बेलान थी उनको थमा दिया। निश्चित तौर पर भाजपा को इस बात का फ़ायदा नहीं होता नज़र आ रहा, क्योंकि भाजपा की इसके पीछे राजनीति थी अरोड़ा समुदाय और जो मेघवाल समुदाय एससी समुदाय है उनके वोटों को कंसोलिडेट करना, क्योंकि वो एससी वर्ग के परिवार की बेटी थी और अरोड़ा परिवार में इनकी शादी हुई थी।
लेकिन वोटिंग के बाद में जिस तरह की जो एक राय सामूहिक तौर पर जो निकल के आई, उसमें भाजपा की जो ये रणनीति थी उसको उतना बेनिफिट होता हुआ नज़र नहीं आया जितने की उन्होंने उम्मीद की थी। निश्चित तौर पर जो दोनों पार्टियां ही हैं, उनके जो नए नेता हैं, इन्होंने छोटे स्तर पर राजनीति की। जिस तरह से इंदौरा जी हैं, इंदौरा जी गंगानगर में जिला प्रमुख रह चुके हैं, पंचायती राज में जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, हालांकि वो 2 बार विधायक के चुनाव भी हार चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से दोनों पार्टियों ने अपने स्थापित नेताओं को दरकिनार करके और नए नवेले नेताओं को जिस तरह से इस बार इलेक्ट्रल वोटिंग की जो राजनीति है उसके अंदर शामिल किया है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 4 जून ऊंट किस करवट बैठता है और किसके पक्ष में बैठता है। मनीष जी, ऑल ओवर बात करें हम, जिस तरह से मुद्दे राम मंदिर को लेकर हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, एक तरफ जो कांग्रेस है बेरोजगारी हो और लोगों को जो महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, वो मुद्दे हैं, तो आप क्या मानते हैं लोगों का जो माइंडसेट है किस ओर हुआ है? गुलाम नबी जी, देखो, इस बात से बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता कि जो पिछले 6 महीने पहले जिस तरह से विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर 5 विधानसभाओं में से 2 बीजेपी को मिली, 2 कितनी मिली हैं? हनुमानगढ़ जिले के अंदर जिस तरह से 5 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाओं में से भाजपा मात्र 1 पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि 1 पर निर्दलीय और 3 पर कांग्रेस विजयी हुई थी। जब बाद में चुनावी विश्लेषण में जो चीज़ सामने आई वो थी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट उस वोटिंग पे था वो था गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर। गहलोत सरकार लगातार जिस तरह से उन्होंने लास्ट 1 साल के अंदर चुनावी घोषणाओं और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से सरकारी पिटारा खोला, जहां विपक्षी कह रहे थे कि उन्होंने सरकारी खजाना खाली कर दिया, राज्य को एक बहुत बड़े घाटे की ओर धकेल दिया है, वहीं मतदाताओं को इस ओर प्रभावित सरकार करने में कामयाब रही थी उस वक्त। वहीं जो एक चिरंजीवी जो योजना थी वो कहीं ना कहीं अंतिम मतदाता को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर पाई। इस बात को कहीं नहीं नकारा जा सकता कि उस समय अगर कांग्रेस अपने पूरे दमखम के साथ हर कार्यकर्ताओं को जोड़कर अगर चुनाव लड़ती तो शायद कांग्रेस सरकार भी वापस से बना लेती। लेकिन कार्यकर्ताओं का बिखराव और जो राज्य का नेतृत्व है उसका कई खंडों में बंटे होना और इनका नेतृत्व को लेकर झगड़ा कांग्रेस को उस चुनाव में दूर कर गया था सत्ता से। वहीं उसी विधानसभा चुनाव के मुद्दे और आंकड़े इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले। वहीं बेरोजगारी, महंगाई, इन सब, और जो युवा है, युवाओं की अगर बात करें तो इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन राम मंदिर और जो भाजपा की जो हिंदुत्व की जो राजनीति है उसका उतना इम्प्रेशन इस बार देखने को नहीं मिला जितना पिछले 2 चुनावों में 2014 और 19 के अंदर देखने को मिला था। अब अल्टीमेटली सवाल यही है कि वोटर का पैटर्न क्या रहा। ये जो होगा, ये जो अंतिम परिणाम लोकसभा चुनावों का आएगा उसके बाद ही इसका सही से विश्लेषण हो पाएगा कि वोटर ने किन मुद्दों को लेकर किस स्तर पर जाकर वोटिंग की है। हमारे यहाँ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की बात कर लें, जो मतदान प्रतिशत है क्या इशारे कर रहा है? पिछली दफ़ा के बाद इस बार जो है काफ़ी कम हुआ है। निश्चित तौर पर इस बार जो मतदान प्रतिशत है वो बेहद कम देखने को मिला है। कई विधानसभाओं के अंदर तो जो मतदान प्रतिशत 60% से ऊपर जाना चाहिए था वो 50% को छू कर रह गया है इस लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं की अगर बात करें तो। ऐसे में जो जानकार मानते हैं, जो चुनावी विश्लेषक हैं, जो पुराने बुजुर्ग जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि जो चुनाव प्रतिशत जब भी घटता है उसमें फ़ायदा कांग्रेस को मिलता है और जब चुनाव प्रतिशत अचानक से बहुत बूस्ट होता है तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हमने इसकी वानगी भी देखी है। अब इस बार का चुनाव प्रतिशत, घटा हुआ चुनाव प्रतिशत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए बहुत काम आ रहा है। वो अपनी जीत लोकसभा क्षेत्र से बिल्कुल तय मान रहे हैं। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा कार्यकर्ताओं का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो भाजपा के 10 साल का जो शासन रहा है उस 10 साल के शासन में जिस तरह से इन्होंने 370 के दावे को हवा दी या और जो अन्य इन्होंने जो हिंदुत्व के मुद्दे रहे हैं या जो इनके कल्याणकारी जो मोदी सरकार अक्सर अपनी योजनाएं ग्रास रूट के लोगों के लिए बनाने का दावा करती है और उनके इम्प्लीमेंटेशन का दावा करती है,
उसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता भी उत्साहित है और सबका एक ही सुर में कहना है कि जब तक मोदी हमारे पास है हम नहीं हारेंगे और ये सीट भी हम उसी तरह जीतेंगे जिस तरह से पिछले 10 साल से हम केंद्र में स्थापित हैं। निश्चित तौर पे ये थे मनीष शर्मा जो एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया कि जो मुद्दे थे उन मुद्दों में बदलाव आया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ देखने को मिला है युवा जो है अपने रोज़गार के लिए वोट कर रहा है। और इस बार जो इन्होंने ये भी बताया कि जो मंदिर का मुद्दा है या जो हिंदुत्व की राजनीति भाजपा जिस तरह से करती है, तो इस मुद्दे ये गौण नजर आए हैं और विश्लेषण सही ढंग से तभी हो पाएगा जब इस बार के जो रिजल्ट आएंगे लोकसभा में। लेकिन इतना ज़रूर है कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर लोकसभा के अंदर जो टक्कर है, वो जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से 4.5 लाख के करीब मतदान जो वोटों से निहाल चंद मेघवाल जीते थे भाजपा के, वो इस बार अंतर जो है काफ़ी कम नजर आएगा। हमारे साथ आसिफ मौजूद है। आसिफ, झलको देखते हैं हनुमानगढ़ से। आसिफ जी, आपका क्या आंकलन रहेगा इस जो लोकसभा चुनाव है, इस बार जो केंद्र में सरकार बनने जा रही है, क्या मानते हैं आप, युवा किस ओर रुख कर रहा है? बिल्कुल गुलाम नबी जी, जैसे आपने बोला युवा किस ओर रुख कर रहा है। बात करते हैं फील्ड की, जैसे कि रिपोर्टिंग करने गए थे जगह जगह, चुनावी यात्रा भी की थी, चुनावी चौपाल भी की थी। वहाँ पे एक चीज़ देखने आई थी, जैसे कि आप बात करें युवा का मुद्दा है सबसे बड़ा बेरोज़गारी, और दूसरा अग्निवीर को लेकर जितने भी युवा है तैयारी करते हैं अग्निवीर को लेकर, चाहे और साथ में इसके साथ बेरोज़गारी। तो युवाओं के अंदर सबसे जाहिर सी बात है आक्रोश है जो देखने को मिल रहा है युवाओं में इस बार चुनाव में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हनुमानगढ़ जो ज़िला है और श्री गंगानगर, ये कृषि प्रधान इलाका है सर, और कृषि प्रधान इलाका, तो यहाँ की जो मुख्य जो आय का स्रोत है वो कृषि है, और कृषि जो करेगा जाहिर सी बात है वो किसान होगा, और किसान आंदोलन भी चल रहा है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इस बार चुनावों में इन चीज़ों का खामियाजाना है, कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा जो साथी पत्रकार मनीष जी ने अभी बोला था, विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो विधानसभा चुनाव में पूरे हनुमानगढ़ जिले में भाजपा पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, वो भी थी भादरा की कामरेड बलवान पुनिया और संजीव बेनीवाल। वहाँ भी लास्ट छोर तक कांटे की टक्कर चली थी। कुछ मैं समझता हूँ ये कोई जीत नहीं थी भाजपा की। पहले बलवान पुनिया 268 वोटों से हारे थे, उसके बाद में 1000 समथिंग वोटों से हारे थे, रिकाउंटिंग हुई, तो वो कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं था उन दौरान। और उसके साथ यही आलम श्री गंगानगर में था, क्योंकि वो भी कृषि प्रधान इलाका है और भाजपा का वहाँ भी जैसे बात करें तो श्री गंगानगर के जो एक मंत्री बनाए गए थे सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, उनको मंत्री बनाने के बाद वहाँ की जनता ने नकार दिया, तो उनको तो लोगों ने अग्निवीर मंत्री का दर्जा तक दे दिया था कि मतलब अग्निवीर मंत्री है ये, जो 14 दिन के लिए 15 दिन के लिए ऐसे बनाए गए थे। तो जैसे समझता हूँ मैं कृषि प्रधान इलाका है साथ में, और जैसे कि बात की अपने अभी जो वोटिंग परसेंटेज जो घटा है, तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज घटता है तो जो सत्ता में जो सरकार होती है उसका खामियाजाना उसी सरकार को भुगतना पड़ता है। निश्चित तौर पे मतदान प्रतिशत इशारा कर रहा है, जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ मतदान गया है। हमारे साथ नितिन बंसल मौजूद है, इबादत अखबार है, उनके संपादक है। नितिन जी, आपका क्या आंकलन है, क्या मानते हैं, ऑल ओवर बात करें हम, केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है और मतदाता जो है उन्होंने क्या सोचकर इस बार मतदान किया है? गुलाम नबी जी, इससे पहले मनीष जी वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अगर गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये सीट 2 जिलों में बंटी हुई है, जिसमें कुल 8 विधानसभा है, जिसमें से हनुमानगढ़ जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है और गंगानगर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है। अभी हालिया जो दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इन 8 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया, जबकि बीजेपी को मात्र 2 ही सीटों पर जीत हासिल हुई और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बीजेपी कुछ प्रचार में भी हल्की दिखाई दी, और तो क्या बताएं आपको? नहीं, प्रचार में हल्की आप बता रहे हैं, लेकिन जो बातें हैं, जो मतदाता मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो मतदान के मुद्दे क्या रहे होंगे। आप बात करें विशेषकर जो कि अपना हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिला जो कृषि प्रधान जिला माना जाता है, किसानों के आंदोलन हुए और इस बार अभी भी लगातार जारी है, तो कहीं क्या मानते हैं इसका प्रभाव यहाँ चुनावों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा जी। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, प्रथम चरण में हमारे यहाँ चुनाव हो गए, तो उसमें सबसे बड़ी बात रही थी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया। जो भी कृषि का मुद्दा था, चाहे नशे का मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो, तो ये सब मुद्दे गौण दिखाई दिए। चुनाव प्रचार में कोई भी पार्टी स्थानीय मुद्दों पर बात करती हुई नज़र नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा,
और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो वो महंगाई और भाजपा सरकार के खिलाफ मुद्दे, उसी पर उन्होंने चुनाव लड़ा। और जो हमारे यहाँ से पूर्व सांसद है निहाल चंद, जो भाजपा से पूर्व सांसद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी भी सक्रियता इतनी दिखाई नहीं दी। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। मनीष जी, आपसे मैं एक बार दोबारा पूछना चाहूँगा, जिस तरह से निहालचंद मेघवाल की टिकट काटी गई, तो क्या मानते हैं वो 100% दे पाए हैं अपने जो कैंडिडेट भाजपा ने बनाया है प्रियंका बैलान को? क्या मानते हैं आप? देखिए गुलाम नबी जी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि आप अगर खुद के लिए वोट मांगें तो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी तीसरे के लिए वोट मांगे तो जनता उतने उत्साह और उमंग के साथ में किसी तीसरे के लिए आपके कहने से वोट नहीं करेगी, क्योंकि जनता अब अपनी राय इंडिविजुअल बनाती है, न्यूट्रल राय बनाती है। आपके साथ किसी के संबंध हो सकते हैं और आप चाहे कि किसी आप तीसरे के लिए वोटिंग करवा दे तो वो उतना व्यवहारिक नहीं नज़र आता। और वहीं बात करें निहालचंद मेघवाल की सक्रियता की, तो निश्चित तौर पर टिकट की घोषणा के तीसरे दिन वो आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश भी देते हैं। उसके बाद में जितनी बार केंद्रीय नेता आए हैं उनके साथ वो मंच पे नज़र आए हैं। अपने स्तर पर वो भाजपा के लिए प्रचार करने का दावा भी करते रहे हैं, लेकिन जितना फ़ायदा पार्टी को उनके होने से होता, उतना उनके नए प्रत्याशी आने के बाद में वोटिंग में उतना फ़ायदा मिलता हुआ भाजपा को नहीं नज़र आ रहा है। राजस्थान की बात कर लें, जिस तरह से भाजपा ने कहा कि फिर से क्लीन स्वीप करेंगे और कांग्रेस उत्साहित है कि इस बार हम 10 से 12 सीटें लेकर जाएंगे, तो क्या मानते हैं इस बार? राजस्थान की बात कर लें, क्या लगता है भाजपा कांग्रेस कितनी सीटें मानते हैं आप? निश्चित तौर पर जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस की अगर हम कंपैरिजन की बात करें और जो पूरा एक चुनावी माहौल जिस तरह से राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुआ, तो राजस्थान के जो अभी हाल ही के पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं अशोक गहलोत, उनका जो आगे की जो राजनीतिक जो उनके प्रतिनिधि है, जो उनके विरासत देखेंगे, उनके बेटे वैभव गहलोत, वो खुद इस बार चुनाव लड़ रहे थे। पिछली बार भी उन्होंने जोधपुर से चुनाव लड़ा, इस बार भी वो चुनावी मैदान में थे सांसद के लिए। जहाँ तक बात करें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो राजस्थान के कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं, वो अपने बेटे के संसदीय क्षेत्र तक सीमित नजर आए पूरे चुनाव के दौरान। ऐसे में कांग्रेस उतने उत्साहित आंकड़े का दावा जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह से उनके सिरमौर नेता राजस्थान के अपने बेटे की सीट, संसदीय सीट में उलझे हुए नजर आए, तो कांग्रेस पूरे भरोसे के साथ तो ये नहीं कह सकती कि हमारी मेहनत से कुछ सीटें बढ़ नहीं जा रही है। हालांकि पीसीसी चीफ है, सचिन पायलट हैं, उन्होंने अपने स्तर पर रैलियां भी की है, प्रचार भी किया है, अपने लोगों को ग्रास रूट तक जाकर मदद करने का भी प्रयास किया है। लेकिन वहीं बात करें अगर भाजपा के नेताओं की, तो भाजपा के नेता पूरी जो राज्य सरकार है उसके मंत्री, जगह जगह जो उप मुख्यमंत्री तक के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री खुद सड़कों पे रोड शो करते हुए नज़र आए हैं। उप मुख्यमंत्री स्तर के जो नेता हैं वो सड़कों पे, गांव ढाणियों के अंदर वोट मांगते हुए नज़र आए हैं। वहीं बात करें केंद्रीय नेतृत्व की, तो हनुमानगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सब की रैलियाँ हुई है। तो जो भाजपा के जो नेता है वो कांग्रेस के नेताओं से ज़्यादा सक्रिय नजर आए चुनावी अभियान के दौरान। वहीं बात करें इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के बारे में तो टिप्पणी करूं वो जायज़ नहीं है। बात करें अगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो चुनाव को जो निर्दलीय प्रत्याशी जो हनुमानगढ़ में थे, वो लगभग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको अपने साथ मिला चुके थे, और उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कि वो विधानसभा चुनाव भी जीते थे। लेकिन इस बार उन कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह भाजपा प्रत्याशी को देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनका जो निर्दलीय जो यहाँ विधायक हैं उनका पूरा कुनबा भाजपा के साथ शामिल हो गया था। लेकिन वो निर्दलीय विधानसभा के सदस्य भी हैं, तो वो किसी पार्टी में भी शामिल, हाँ, तो भाजपा के अंदर एक गुटबाजी देखने को मिली थी। वहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो भी नदारद थे, क्योंकि वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ हो गए थे। ऐसे में ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि भाजपा के कार्यकर्ता कमज़ोर थे या कांग्रेस के कार्यकर्ता कमज़ोर थे। ऐसे में जो पूरा जो लोगों ने जो वोटिंग किया है, वो वोटिंग लोगों ने अपने स्तर पे किया, अपने दिमाग के अनुरूप किया है, अपने दिमाग में बने हुए मुद्दों के अनुरूप किया है।
तो ये कहना कहीं भी ठीक नहीं रहेगा कि कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है या भाजपा मजबूत दिखाई देती है। दोनों स्तर पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर मजबूत प्रयास किए हैं, ऐसा उनका दावा है दोनों दलों का। प्रयास जरूर किए हैं दोनों पार्टियों ने और जीत के दावे भी कर रहे हैं। आसिफ, हाँ आसिफ जी, आप ये बताएं मुझे कि ऑल ओवर बात कर लें हम राजस्थान की और पूरे देश की, तो दावे जरूर करी दोनों पार्टियां। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, कौन जीत करेगी, कौन हार करेगी? देखिए गुलाम नबी जी, दावे दोनों पार्टियां जरूर करें, लेकिन अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी हुई, क्योंकि एक तरफ अपने देखें देश की राजनीति की बात करें तो केजरीवाल अंदर थे और जस्ट चुनावी समय में उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना, और केजरीवाल जगह जगह रैलियां भी कर रहे हैं, तो लोगों में कहीं बिल्कुल प्रभाव, इन चीज़ों का प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के और भी जो 2 नेता थे, और लेकिन लास्ट मोमेंट पर केजरीवाल के ही शीश महल में महिला के साथ इस तरीके से मारपीट हो जाना, तो ये चीज़ें चुनाव को बिल्कुल प्रभावित करेगी। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आमतौर पर आपने देखते हैं 2014 के चुनाव देख लें तो कांग्रेस ने पूरी सीटों में चुनाव लड़ा था, कुछ महज कम सीटों पर लड़ा था। उसके बाद में 2019 में देखें तो फिर भी ठीक सीटों में चुनाव, लेकिन अब जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, इंडिया अलायंस जो गठबंधन किया है, तो उसमें कांग्रेस ने उतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा जितना उनको लड़ना चाहिए था। तो अब 4 जून का इंतजार है सभी को, और 4 जून को मैं समझता हूँ कि इस बार जो भी फैसला आएगा देश के राजनीतिक एक नई दिशा देगा। और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ है वो भी अगर इस मुद्दे पर अभी बोलेंगे कि ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, मतलब एक तरीके से अपने ये समझ सकते हैं कि दोनों जो पेचीदा स्थिति बनी है, कुछ भी हो सकता है 4 जून के दिन। तो अभी कुछ कहना परिणाम के बारे में जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से मतदान हुआ है, टक्कर जो है कांटे की बताई जा रही है। राजस्थान की बात कर लें तो जिस तरह से भाजपा कह रही है कि 25 की 25 सीटें एक बार फिर से जीतने जा रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी उत्साह है और उनका मानना है कि इस बार राजस्थान के अंदर भाजपा को पूरी सीटें नहीं ले जाने देंगे। लेकिन जो कांग्रेस का नेतृत्व है कहीं ज़रूर यहाँ कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से परिणाम में कुछ अंतर आ सकता है। दावे दोनों पार्टियाँ कर रही हैं, लेकिन इंतज़ार रहेगा 4 जून का, फिर पता चलेगा किसके सिर पर जीत का सेहरा बनता है और किसके हाथ मायूसी लगती है। तो ये थे हमारे साथी पत्रकार साथी जिन्होंने आकलन किया। अब तक के लिए इतना ही। मैं हनुमानगढ़ से गुलाम नबी, राजस्थान तक।